हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा नाम है बाई फैन और मैं रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखता हूँ और कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा। अर्थ पे सभी लोगों को लगता है ना कि मैं एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर हूँ, जो कि काफी हद तक सच भी है। बट कल्टीवेशन वर्ल्ड में आते ही रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए मैं एक मिस्टीरियस यंग मास्टर हूँ, जो कि कहाँ से आया इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। बस यहाँ के लोगों को इतना पता है ना कि मेरे पास है बहुत सारा पैसा है। ट्रेजर पवेलियन के ओनर्स, जो किसी डॉट को भी कुछ नहीं समझते, वो ही मेरे सामने आते ही ना अपने घुटने टेक देते हैं। वो लोग बस यही सोच रहे होते हैं ना कि यंग मास्टर ई फैन एक बार हमारी तरफ देख ले। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल, पैसा खर्च करना हो चुका है। सिटी की सबसे अमीर फैमिली, जो कि अपने पैसे पे काफी ज्यादा फ्लेक्स करती है, मेरे सामने आने के बाद में ना उन लोगों की गर्दनें झुक जाती है। अब तो इस वर्ल्ड के अंदर ना सभी लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है कि अगर पैसा हो तो यंग मास्टर ई फैन जैसा हो, वरना ना हो। पर ये कल्टीवेशन वर्ल्ड अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। जब मेरे सामने यहाँ की रियलिटी आना शुरू हुई, तब जाके मुझे पता चला ये जो वर्ल्ड है इतना भी सिंपल नहीं है जितना की दिखा करता था। और आखिर मार्शल गॉड बाई यूशिन कौन है, जो कि 1000 साल पहले अचानक से यहाँ पर आए और अचानक से गायब भी हो गए। बाई यूशिन की लेगेसी इतनी बड़ी है ना कि वो यहाँ के ह्यूमंस का प्राउड है। लेकिन मेरे लिए ये नाम ना एक बहुत बड़ा पजल है, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडपा का नाम भी बाई यूशिन ही था और मुझे ये डायमेंशनल रिंग देने वाले भी वही थे। तो मुझे अब इस वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में हर एक चीज जाननी है और इस काम में मेरी हेल्प कर रहा है द हेवनली डिफाइंग मनी। तो इसी के साथ में हमारी आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यान किंगडम के लियोन सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ट्रेजर पवेलियन के अंदर ऑक्शन चल रहा होता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार यहाँ पे ना बेहद ही कमाल के टेक्निक्स का ऑक्शन होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो कि उन टेक्निक के लिए कितना भी पे करने के लिए तैयार है। नीचे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, उन टेक्निक्स को हम नहीं खरीद पाएंगे। देखो यहाँ पे लियोन सिटी की फेमस लिन फैमिली लड़का भी यहाँ पे आया है। इन लोगों से बड़ी बिट कर टेक्निक लेना सच में काफी ज्यादा हार्ड होगा। लिन यूनका बोल रहा होता है कि पूरी सिटी के अंदर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे मेरे सामने बिडिंग करते हुए टेक्निक मुझसे ले ले। तभी वहाँ पे ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर नालेन आती है। नालेन बोल रही होती है तो फिर ठीक है, आज की ऑप्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के पहले आइटम का नाम है माउंटेन मूविंग टेक्निक, जो कि एक येलो रैंक की सुपीरियर ग्रेड की टेक्निक है। इसकी बीडिंग स्टार्ट होगी 3 लाख गोल्ड कॉइन से और एक बार में आप लोगों को कम से कम 10,000 कॉइन बढ़ा के बोलने होंगे। तभी वहाँ पे सभी लोगों ने बीडिंग करना स्टार्ट कर दी होती है और बहुत ही जल्दी बीडिंग होती है वो 4 लाख गोल्ड कॉइन तक पहुंच गई होती है। यूनका बोल रहा होता है कि मैं इस टेक्निक के लिए 3 मिलियन की बिड कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे जितने ही बंदे आ रखे हैं ना, वो सभी के सभी भिखारी हैं। जैसे ये लोग बिडिंग कर रहे हैं ना, वैसे बिडिंग करने में रात हो जाएगी। फटाफट से ये टेक्निक मुझे दे दो। वैसे भी इन गरीबों में इतना जोर नहीं है कि लोग मेरे बराबर बिडिंग कर दे। नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि लिन फैमिली के यंग मास्टर ने प्राइस को काफी बढ़ा दिया है। इनकी बराबरी में आके बिड करना ना अब हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। नालेन बोल रही होती है 3 मिलियन गोल्ड कॉइन। क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि इस ऊपर बिड करना चाहेगा? नीचे खड़े सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कि लिन फैमिली से कम्पीट कर ले। ना ही किसी के पास में इतना पैसा है और ना ही पावर। तभी हाथ खड़ा करते हुए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं बिड करूंगा, वो भी पूरे 30 मिलियन गोल्ड कॉइन। और मुझे नहीं लगता ना कि यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत है जो कि पैसों को लेके मेरी बराबरी कर सके। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी ना प्राइस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 30 मिलियन कॉइन्स? इसने तो यहाँ पे पहले वाली प्राइस को 300 गुना बढ़ा दिया है। इतने पैसों के अंदर तो ना ये बंदा पूरा लियोन सिटी खरीद लेता। लेकिन आखिर इतना अमीर बंदा आया कहाँ से? और वो जो यंग मास्टर यूनका है वो हम सभी लोग को भिखारी बोल रहे थे, लेकिन इस बंदे की वेल्थ के सामने ना तो यंग मास्टर खुद भिखारी लग रहे हैं। चिढ़ते हुए यूनका बोल रहा होता है कि आखिर ये कमीना कौन है जो कि यहाँ पे सभी लोग के सामने मुझे प्रोवोक कर रहा है। नालेन बोल रही होती है कि आप लोग की चुप्पी बता रही है ना कि आप लोग के पॉकेट में पैसे की कमी हो गई है और इस बंदे के आगे ना और कोई बिड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ये टेक्निक इन जेंटलमैन को मिलती है। लिन फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर शांत हो जाइए, आपको पता है ना कि हमारे पास में यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे हो रही छोटी मोटी चीजों की वजह से ना खुद को इफेक्ट मत करिए। यूनका बोल रहा होता है कि मुझे पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की ना जरूरत नहीं है। वहीं वहाँ से जाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे तो यहाँ पे आने का फायदा ही नहीं हुआ। सच में जो हमारा ट्रेजर पवेलियन है वो ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं। नालेन बोल रही होती है कि अगर आप लोग अभी जाओगे ना तो बाद में पक्का से रिग्रेट करोगे, क्योंकि जो आज का हमारा फाइनल आइटम है वो सामने आना बाकी है। आप सभी लोग के सामने आ रहा है द हेवनली असेंशन ऑर्डर। इसकी स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस है 2 मिलियन गोल्ड कॉइन और अगर यहाँ पे किसी को भी बिड बढ़ानी है तो उसे लास्ट बिड से 1 लाख कॉइन ज्यादा बोलने पड़ेंगे।
सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हेवनली असेंशन ऑर्डर? ये तो एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। अब हमें समझ में आया क्या कि यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपको तो पता ही है कि हमारे मिस दिन को ये चीज काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको उनके और सिटी लॉर्ड के मैंशन के करीब जाना है ना, तो ये आर्टिफैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वैसे ब्रदर आखिर जो हेवनली असेंशन ऑर्डर होता है ये होता क्या है? मैंने इस चीज के बारे में ना आज से पहले कभी सुना नहीं है। वो बंदा बोल रहा होता है कि देखो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एक कल्टीवेटर बनना और सेकंड लैंड के अंदर एंटर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तुम ये कह सकते हो कि हेवंस में भी जाना ना उतना मुश्किल नहीं होता होगा जितना कि मुश्किल ना सेकंड लैंड में जाना होता है। अगर तुम्हें वहां पे जाना है तो तुम्हारी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और तुम्हारे पास में बहुत ही कमाली कल्टीवेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद में भी ना तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ता है, फिर जाके तुम सेकंड लैंड में जा सकते हो। लेकिन ऐसे में हेवनली असेंशन ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो कि सेकंड लैंड के एल्डर्स को चुने हुए लोगों को देते हैं। अगर तुम्हारे पास में ऑर्डर है तो तुम काफी ज्यादा इजीली ना सेकंड लैंड में एंटर कर सकते हो। तुम्हें वहाँ के किसी भी रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई एग्जाम को पास करने की जरूरत है। इसी वजह से तुम ऐसा कह सकते हो कि ये चीज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी बातों को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड एग्जामिनेशन होता है और अगर मेरे पास में हेवनली असेंशन ऑर्डर रहेगा तो मुझे उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना कोई एग्जाम दिए ही मैंने टॉप कर लिया। सच में ये चीज तो कमाल की है। यूनका सोच रहा होता है, सच में ये बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पे इस एक नॉर्मल टेक्निक के पीछे 30 मिलियन गोल्ड कॉइन वेस्ट कर दिए और अब इस बंदे को हेवनली असेंशन ऑर्डर के बारे में पता भी नहीं है। लगता है कि ये बंदा ना किसी गांव से आया है और किसी जुए वगैरह में जीतने की वजह से ना इसके पास में पैसे आ गए होंगे, लेकिन फ्लेक्स करने के चक्कर में इस बेवकूफ ने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब ये मेरे सामने ना बिड नहीं कर पाएगा और ये हेवनली असेंशन ऑर्डर मेरा होके रहेगा। यूनका बोल रहा होता है कि हेवनली असेंशन ऑर्डर के लिए मैं 5 मिलियन गोल्ड कॉइन दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पूरे 100 मिलियन गोल्ड कॉइन, चलो फटाफट से ये चीज ना मुझे दे दो। इतनी बड़ी बिड सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक रह गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम सभी इतना शॉक क्यों हो रहे हो, मैंने बस यहाँ पे ना 100 मिलियन गोल्ड कॉइन ही कहा है। तुम सभी गरीबों की शक्लें बता रही है ना कि इतना पैसा मैं लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तभी खुश होते हुए नारायण बोलते कि हाँ ये आइटम बिक चुका है। अब जो यहाँ पे इसके लिए बिडिंग थी वो क्लोज होती है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या तरीका हुआ। इन लोगों ने एक बड़ी प्राइस सुनी नहीं कि ऑक्शन कैसे खत्म कर दिया। एटलीस्ट बाकी लोगों को बिड करने का तो मौका देते। नालन बोल रही होती है, हमारे प्यारे यंग मास्टर आखिर आप यहाँ पे पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? देखिए हमारे पवेलियन के अंदर ना हम लोग किस्तों पेमेंट नहीं लेते। अगर जो पूरी पेमेंट है वो साथ में हो जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है किस्ते वो लोग कराते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास पैसे रखने की जगह तक नहीं बची। देखो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी पेमेंट सब लोग के सामने तो नहीं करूंगा, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, मैं वहां जाकर तुम लोग को पैसे दूंगा। यूनका बोल रहा होता है, एल्डर जाके पता करो कि आखिर ये बंदा है कौन। एल्डर बोल रहे होते ठीक है यंग मास्टर। वही सीन चेंज होता है, हम देख नाले ने हमारे मेन कैरेक्टर को उसे कमरे में छोड़ दिया होता है। नालन बोल रही होती है, यंग मास्टर आपको यहाँ पे जितना टाइम चाहिए ना आप ले सकते हैं, हम एकदम आराम से पेशेंटली बाहर आपका वेट करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग दिक्कतें कर सकते थे और वो यहाँ से जा चुके हैं, तो वक्त आ चुका है कि इन लोगों को देने के लिए मैं पैसे प्रिपेयर करूँ। ये बोलते अपने हाथों में से अपनी रिंग बाहर निकाल देता है और उस रिंग को हवा में टॉस करते हुए हमारे ईफन मॉडल वर्ल्ड में आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि मुझे अब जो जो सामान चाहिए था सब यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे मैं पेमेंट ना काफी ज्यादा इजीली कर लूंगा। सच में 2 वर्ल्ड में ट्रेवल करने की एबिलिटी ना बहुत ही कमाल की है। इसका यूज करते मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा से ना ऐसा नहीं था। कुछ दिनों पहले ही मेरे पास में एबिलिटी आई है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते ईफन सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन तभी वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है और उंगली कटने की वजह से ईफन का जो ब्लड होता है वो उसके एंसेस्टर्स की रिंग के ऊपर गिर जाता है। जब अगले ही पल ईफन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते हुए एक नए वर्ल्ड में आ गया होता है और ईफन को इस वर्ल्ड में आने के साथ पता चल गया होता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे कल्टीवेटर्स और बाकी चीजें प्रेजेंट है, क्योंकि उसके सामने स्वॉर्ड पे खड़े होकर लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन अभी भी ये वो चीज नहीं थी जिसने कि ईफन को शॉक किया। ईफन के इस वर्ल्ड में आने से पहले उसके हाथों में एक कैबेज था जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल था और ईफन उसे खाने ही वाला था। लेकिन जब वो कैबेज इस वर्ल्ड में आया तो वो एक स्प्लिट वेजिटेबल बन चुका है, जिसे खरीदने के लिए उसके आसपास के लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। सभी लोगों ने ईफन के वो पागलों की तरह पैसे की बारिश करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने 10 मिलियन दिए और किसी ने 25 मिलियन। सिर्फ एक कैबेज को बेचने के बाद में ईफन के पास में पैसों का एक भंडार आ चुका था। उसके बाद में लगातार 1 महीने तक ईफन इस वर्ल्ड में आता जाता रहा और वो इस जगह के बारे में धीरे धीरे करके बहुत कुछ जान गया। जैसे कि उसे पता चला कि वो डायमेंशन ट्रेवल करके एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में आ रहा है
जो कॉन्टिनेंट पूरे 5 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, जो कि है ईस्टर्न रिवर, साउदर्न लैंड, वेस्टर्न सी, नॉर्दर्न प्लेन और सेंट्रल रीजन। इन 5 जगहों के अलावा भी कुछ फॉरबिडन एरियाज हैं जहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस और इमोर्टल्स रहते हैं, और पर्सनली वहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता। जो साउदर्न और वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे डीमंस रहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर फॉरबिडन एरियाज में भी डीमंस ही रहते हैं। वहीं जो सेंट्रल प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन और ईस्टर्न रिवर है वहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। इस वर्ल्ड के 3 रेसेस रहती हैं। सबसे पहली है ह्यूमन, दूसरे हैं बीस्ट और तीसरे हैं डीमंस। और हर 100 सालों के अंदर इन तीनों के बीच में वॉर होती रहती है। फिलहाल तो ये सभी लोग आपस में शांति से रह रहे हैं, लेकिन कब वॉर हो जाए इसका कुछ नहीं पता। ह्यूमंस के अंदर भी 2 टाइप के ह्यूमंस हैं, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन और एक मार्शल आर्टिस्ट। इस वर्ल्ड के अंदर सारे वर्ल्ड की तरह मार्शल आर्टिस्ट की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। जितनी आपके पास में कल्टीवेशन होगी आपको उतनी इज्जत मिलेगी। इस वर्ल्ड के अंदर मेजरली 2 रियलम्स होते हैं। एक है मिस्टिक बॉडी कल्टीवेशन रियलम, जिसके अंदर अपने 7 लेवल होते हैं। वहीं दूसरा है स्पिरिट कल्टीवेशन रियलम, जिसमें कि 10 लेवल होते हैं। अगर आपने स्पिरिट कल्टीवेशन रियलम के 10 लेवल को मास्टर कर लिया तो आप इस वर्ल्ड के लिए गॉड बन जाओगे। और इसके अलावा भी हमारे ईफैन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पता चला है। वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में ट्रांसफर करते वक्त अपने साथ में कुछ चीजें लेके जा सकता है। अगर उसके हाथों में एनिमल या प्लांट होते हैं तो ट्रांसफर कर पाएगा, पर अगर उसके हाथों में कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उसी वर्ल्ड में रह जाएगा। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अपने साथ में लेके ईफैन ट्रेवल नहीं कर सकता, और ईफैन 200 ग्राम से भारी कोई भी चीज दूसरे वर्ल्ड में लेके नहीं जा सकता। उसके ऊपर वेट की भी एक लिमिट लगाई गई है। और वहीं अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट से कोई भी सामान इस वर्ल्ड में लेके आते हो तो वो सामान कचरे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ईफैन ने पहले भी कुछ लाने का ट्राई किया था, लेकिन वहां से कुछ भी लेके नहीं आ पाया। हमारे एशियन रिंग के पास में एक और स्पेशल फंक्शन है। ईफैन को हमेशा ट्रांसफर करते वक्त वो उसके वर्ल्ड के साथ कपड़े दे देती है, वरना इस फंक्शन के बिना ईफैन पक्का दिक्कतों में फंस जाता। प्रेजेंट में ईफैन सोच रहा होता है कि पवेलियन के अंदर मैंने काफी फ्लेक्स कर दिया, पर अब जबकि मैं घर पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही कम सामान बचा हुआ है। मुझे यहाँ पे इनके अलावा भी ना थोड़ा सामान लेना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे सामान की कमी हो जाए। तभी खिड़की के बाहर देखते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि मेरा काम हो गया। सीन चल होता है, हम देखते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर पूरा एक दिन बीत गया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस, ये बच्चा पूरे एक दिन से कमरे में बैठा हुआ है और अभी तक ये एक बार भी ना कोई भी काम करने के लिए बाहर नहीं आया। नालेन बोल रही होती है कि हमें यहाँ पे जल्दी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ना हम लोग वेट कर सकते हैं। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है वैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया क्या, ये जो ईफैन है ना इसके कपड़े काफी नॉर्मल है, देख के लग नहीं रहा कि कोई अमीर बंदा होगा। ऐसा तो नहीं कि सभी के सामने अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा था और अब यहाँ पे मौका देखते ही ये भाग चुका है। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि शक तो मुझे भी हो रहा है, आखिर किसी छोटे बच्चे के पास में इतने पैसे कहाँ से आ गए। पूरे मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर मैंने कभी इतने अमीर बंदे के बारे में नहीं सुना था। नालेन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है ना तो तुम वेट क्यों कर रहे हो, चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये बंदा अंदर कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है वो ज़ीफैन से टकरा जाती है। ज़ीफैन बोल रहा होता है मिस नालेन आखिर आप जल्दी में क्यों दिख रही हो, लगता है कि आपको ना मेरी काफी फिक्र हो गई थी। शर्माते हुए नालेन बोल रही होती है यंग मास्टर ईफैन क्या आपने कॉइन प्रिपेयर कर लिए क्या। नालेन सोच रही होती है कि ये बंदा काफी चालाक है, इसने यहाँ पे ना मैं एडवांटेज उठा लिया, लेकिन अगर ये बंदा आज पे नहीं कर पाया ना तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़ीफैन बोल रहा होता है कि इतने कॉइन प्रिपेयर करना काफी मुश्किल हो सकता है। चिढ़ते हुए गार्ड बोल रहा होता है पवेलियन मास्टर देखिए हमने कहा था ना ये बंदा यहाँ पे सभी के सामने बकवास कर रहा था, इसके पास पैसे ही नहीं है। ज़ीफैन बोल रहा होता है कीड़े कहीं के तुमसे किसी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे ये कहता कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैसे के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर होंगी और तुम लोगों को भी ना पक्का इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये बोलते वो अपने पास से ग्रास निकाल देता है। शौक होते हुए नालेन सोच रही होती है क्या ये तो ड्रैगन टेल ग्रास है, रियल लाइफ में इस चीज को मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, बट मैंने इस चीज के बारे में ना बहुत सारी कहानियां सुन रखी है। कहते हैं कि ये हर्ब ना किसी को भी ठीक कर सकता है और इस वर्ल्ड के अंदर ये हर्ब ना बिल्कुल ही प्राइसलेस है। ज़ीफैन बोल रहा होता है वैसे मेरे पास जो ग्रास है इसकी कीमत क्या होगी, अगर इतना तुम लोग के लिए काफी नहीं है ना तो पीछे मैंने एक बास्केट रखा हुआ है, फुल पेमेंट के तौर पे तुम लोग ये बास्केट एक्सेप्ट कर लो। शौक होते हुए नालेन सोच रही होती है कि ये सारी चीजें ही एकदम रेयर ट्रेजर है, इस वर्ल्ड के अंदर इनमें से एक को भी ढूंढना ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में ये बंदा हम लोग को पूरा एक बास्केट भर के दे रहा है, अगर यहाँ पे इस हर्ब की हम एक सिंगल पीस भी देता ना तो भी प्राइस के तौर पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इसने तो हमको यहाँ पे पूरा एक बास्केट ही दे दिया। इस बास्केट की कीमत ना कम से कम 200 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी। वहीं ज़ीफैन सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं अंकल का हेल्प करना ना काफी ज्यादा काम आ गया। उस वक्त अंकल भी काफी खुश हो गए थे और मेरा प्रॉफिट भी हो गया। ये लोग यहाँ पे जिस चीज को ड्रैगन टेल ग्रास बोल रहे हैं ना असल में वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे पार्क की घास थी जो कि मेरे घर के पास भी उग रखी थी। देखिए ना आपके पास में यहाँ पे बहुत सारी हर्ब है, तो क्या आप इन हर्ब्स को हम लोग को बेचना चाहोगे क्या। नालेन सोच रही होती है कि अपनी इस लाइफ के अंदर मैं बहुत जगह गई हूँ, लेकिन इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी ना मुझे पहली बार मिली है।
जी फैन बोल रहा होता है कि एक ड्रैगन टेल ग्रास की कीमत होती है 40 मिलियन गोल्ड कॉइन और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे सभी तुम्हें दे देता हूँ तो तुम्हारे पे मैं उधार हो जाएगा। नालन बोल रही होती कि वैसे आपको पता है हमारे पास में ना और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, आप इन चीजों के बदले में ना हमसे बहुत से आर्टिफैक्ट ले सकते हो। जी फैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर डील पक्की रही। आगे हम देखते हैं हमारे जी फैन ने पूरे ट्रेजर खाली कर दिया होता है। जी फैन बोल रहा होता है मिस नालन मुझे यहाँ पे जो भी कुछ था मैंने ले लिया है, लेकिन इतना कुछ लेने के बावजूद भी ना आपके पास मेरे पैसे बच रहे हैं, प्लीज आप उन पैसों को ना कहीं पे लिख लेना। नालन बोल रही है ठीक है यंग मास्टर आप अपना ख्याल रखना। गार्ड बोल रहा होता है मिस नालन इस बंदे ने तो हमारे पूरे ट्रेजर को खाली कर दिया, क्या सच में जो इसके हर्ब्स हैं उनकी इतनी कीमत है क्या? नालन बोल रही होती है कि तुम नहीं समझ रहे, मैं यहाँ पे ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मैं ये बात क्लियरली बोल सकती हूँ कि इस बंदे का बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और फ्यूचर में ये बंदा हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे ईफैन को जो कि चलते हुए जंगल में आ गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने दो हटे कटे बंदे आते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं लड़के तुम्हारे पास में यहाँ पे बहुत कुछ है, फटाफट से सारी चीजें ना हम लोग को दे दो वरना आज यहाँ से ना तुम जिंदा आगे नहीं जा पाओगे। जी फैन बोल रहा होता है अच्छा तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन अफसोस तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे। तभी वो बंदे अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं कि तेरे मरने के बाद में ना ये सब कुछ हमारा होगा, लेकिन तभी जी फैन टेलीपोर्ट करते हुए अर्थ वापस आ गया होता है। जी फैन सोच रहा होता है सच में मैं काफी लकी था, मैंने आज के दिन में ना एक बार भी ट्रेवल नहीं किया था, अगर तो मैं यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाता तो पक्का से मारा जाता। कहानी से वाला बता रहा होता है कि जी फैन सिर्फ एक दिन के अंदर एक ही बार इंस्टिंग का यूज कर सकता है। जी फैन बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ बहुत कुछ किया है, आज मैं यहाँ पे सभी लोग के सामने ऑक्शन में काफी फ्लेक्स कर रहा था तो मेरे ऊपर एक अटैक होना ये तो बनता ही था। अगर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने मार्शल टेक्निक नहीं सीखी ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि फ्यूचर में किसी न किसी के हाथों मैं मारा जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कल्टीवेट करने का ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे लिए इन टेक्निक को समझना ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से कभी भी इन टेक्निक्स के अंदर मैं दिमाग नहीं लगाता, लेकिन लगता है कि अब ना चाहते हुए भी मुझे प्रैक्टिस करना ही होगा। लेकिन जैसे ही जी फैन टेक्निक्स को खोलता है उसे वहाँ पे वो सारी टेक्निक काफी सिंपल लग रही होती है। जी फैन सोच रहा होता है कि पहले मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड थे पर मुझे अभी सारे के सारे काफी ज्यादा इजी समझ में आ रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया मार्शल वर्ड के तो ये टेक्निक्स काफी ज्यादा मुश्किल समझने के लिए, लेकिन वही अगर मैं इसे अर्थ पे प्रैक्टिस करता हूँ तो इन्हें समझना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसका मतलब मैं अर्थ पे रहते हुए इनकी वर्ड के हर टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ और वो भी काफी ज्यादा इजीली। मार्शल वर्ड वालों तुम बस वेट करो, देखो अब मैं अर्थ पे प्रैक्टिस कर करके तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। आगे हमें पूरे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जी फैन ने सिर्फ एक पंच का यूज करते हुए एक पत्थर तोड़ दिया होता है। जी फैन सोच रहा होता है कि पिछले आधे महीने से मैं अर्थ पे प्रैक्टिस कर रहा था और जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सिर्फ अर्थ की पंचिंग की ट्रेनिंग की वजह से मेरी जो बॉडी थी ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स थे ये भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अभी बॉडी टेम्परिंग रियलम के फर्स्ट स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर मेरी स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो पक्का से एक इनर रियलम के बंदे के बराबर की स्ट्रेंथ है। चलो मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर अपना पहला कदम तो रख दिया और मैं सभी लोगों को ये भी दिखा दिया कि आखिर मैं हूँ कौन, और मैंने वर्क से पहले सभी लोगों को ये भी दिखा दिया है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो ये बात ही पक्की है कि सभी लोग मेरे को टारगेट भी करेंगे। लगता है कि इसी वजह से ना मैं नॉर्मल से काफी मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है कि प्लीज हम लोग को बचा लो। जी फैन बोल रहा होता है ये किसकी आवाज है। पीछे हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन्हें कुछ बीच ने घेर लिया होता है। जी फैन सोच रहा होता है देखने में ये वुल्फ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पक्का से ये इन सभी लोगों को ना कच्चा चबा जाएंगे। तभी जो उनमें से एक वुल्फ होता है वो लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे जी फैन आते हुए उस वुल्फ को सिर्फ एक पंच में नॉक कर देता है। शॉक होते हुए सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। जी फैन बोल रहा होता है घटिया वुल्फ आगे बढ़ो और मेरी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। तभी वो सारे वुल्फ एक साथ में जी फैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं से अपना एक पंच यूज करते हुए जी फैन उन सभी लोगों को काफी इजीली हरा देता है। जी फैन बोल रहा होता है ये तो काफी जल्दी हार गए। वही वहाँ पे सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं यंग हीरो आप तो बहुत कमाल के हो, आपने यहाँ पे हम सभी लोगों की जान बचा ली। तभी उन लोगों का लीडर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हेलो ब्रदर, मेरा नाम है क्यूटी और मैं हमारे विलेज चीफ का बेटा हूँ। मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि मेरी बेटी को बचा के आपने हम पे कितना बड़ा फेवर किया है। वैसे बता एक बात तो कहनी पड़ेगी, मार्शल आर्ट के अंदर आप काफी स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये माउंटेन बहुत खतरनाक है, जल्दी ना अंधेरा होने वाला है और ऐसे में यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। कैसा रहेगा कि आज रात के लिए आप हमारे विलेज आ जाओ, वहाँ पे रहना आपके लिए काफी ज्यादा सेफ होगा। उन लोगों की बात मानते हुए जी फैन होता है वो उन लोगों के गाँव में आ गया होता है। जी फैन बता रहा होता है कि लोग गाँव में आने के बाद में मैं मू फैमिली के ना और ही बहुत सारे लोगों से मिला और सच में मू फैमिली के सारे लोग काफी ज्यादा अच्छे थे
अंकल मुयान बोल रहे होते हैं कि ब्रदर क्यूटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम हमारे गांव में रह लो। अगर तुम्हें हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे गेस्ट के तौर पे रह सकते हो। वैसे भी हमारे पास में ना कुछ खाली घर है, जब तो तुम चाहो वहाँ पे रह सकते हो, और अगर कभी भी तुम्हारा मन करे तो चले जाना। जी फैन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों ने ना मुझे काफी ज्यादा प्यार से इन्वाइट किया है, तो लगता है कि आप लोग की इन्विटेशन को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। प्रेजेंट में जी फैन बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद से ही मैं यहाँ पे कुछ दिनों से रह रहा हूँ, और अब मैंने बॉय टेम्पे रिलम से ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। अब मैं बोन फोर्जी रिलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ, पर यहाँ पे कुछ दिनों से जो मेरी ग्रोथ रेट थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो फटाफट नहीं बढ़ रही। मैंने सुना है कि हर एक कल्टीवेटर और कल्टीवेशन के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और लगता है कि ये वही स्टेज है जहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। यहाँ की बुक्स में लिखा हुआ था कि अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ के बहुत सारे हाई लेवल के डिवाइनिंग बीज को खाना होगा। इससे जो मेरी बॉडी की पावर है ना ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करके इन रिलम पे पहुंच जाऊंगा। वैसे एक डिमोनिक बीज को खाना सच में काफी ज्यादा बेकार होता है। कैसा रहा कि मैं अर्थ पे जाके थोड़ा सा मीट खरीद लूं, क्योंकि अगर मैं वहां से खाना खा के यहाँ पे आऊंगा ना तो बिल्कुल किसी हेवनली फूड की तरह काम करेगा। तभी अंकल क्यूटी बोलते हैं कि रूरू तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सभी लोगों को ना मार्केट चलना है। ब्रदर जी फैन, वैसे आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं था ना, क्या आप हमारे साथ में मार्केट चलोगे क्या? जी फैन बोल रहा होता है क्या मार्केट, लेकिन आखिर हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? आगे हम देखते हो लून सिटी के मार्केट में आ गए होते हैं। मार्केट में आने के बाद में मुंह फैली ने अपना स्टॉल लगा लिया होता है। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं कस्टमर ये लीजिए वुल्फ लेदर से बना हुआ जैकेट, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं ब्रदर जी फैन, सच में बहुत बहुत शुक्रिया, आपके किए हुए अटैक्स की वजह से वुल्फ थे वो मारे गए, और उनकी बॉडी के ऊपर ना एक भी स्क्रैच नहीं आया। इसी वजह से जो ये वुल्फ की स्किन है ये इस बार काफी ज्यादा इजीली बिक रही है। जब हम लोग वुल्फ को हंट करते हैं ना तो हम उसकी बॉडी पे कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बेचने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। आपको नहीं पता कि आप लोगों को एक झटके मार के हमारे लिए काम कितना इजी कर दिया है। जी फैन बोल रहा होता है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये जानकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। रूरू बोल रही होती है ब्रदर जी फैन, हम लोग का जितना भी सामान था ना वो ऑलरेडी बिक चुका है, कैसा रहे कि मैं आपको अपने साथ में मार्केट दिखाऊं, आपको यहाँ पे आसपास से घूमने में ना काफी ज्यादा मजा आएगा। जी फैन बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने सामान पैक कर लिया है, ऐसे में अगर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो सभी लोग को हमारा वेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे बिना किसी बात के हमारे चक्कर में सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी अंकल क्यूटी बोलते ही कोई बात नहीं, तुम लोग जाके घूम लो, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर देंगे। रूरू बोल रही होती देखो डैड ने ही बोल दिया, अब हम लोग को चलना चाहिए। जी फैन सोच रहा होता है ब्रदर क्यूटी आप तो काफी अजीब हो, आपने अपनी बेटी को एक अनजान बंदे के हाथों में ऐसे ही छोड़ दिया। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे को ना बहुत ही कम दिनों से जानते हैं। सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत होती है, ये कुछ भी करने से पहले कभी नहीं सोचते। रूरू बोल रही होती है ब्रदर जी फैन, सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो, आपने ना मेरे को कैंडी दिलाई। जी फैन बोल रहा होता है कि हम लोग जल्दी चलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे डैड और बाकी सभी लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे वो लोग खुद के स्टॉल के पास में आते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। रूरू बोल रही होती है कि वहाँ पे तो हमारा स्टॉल था ना, तो आप इतनी भीड़ क्यों लग रखी है? सभी लोग को साइड करते हुए जी फैन बोल रहा होता है सामने से हटो, मुझे देखने दो कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन तभी हमें सामने के सीन को देखते हुए रूरू काफी घबरा गई होती है। हम देखते कुछ गार्ड्स मिलके रूरू की फैमिली वालों को मार रहे होते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई यंग से पंगा लेने की, आज इन सभी को ना हम लोग मार डालेंगे। रोते हुए रूरू बोल रही होती है वो डैड और अंकल को मार क्यों रहे हैं? कमी ने कही कि रुक जाओ, मेरे डैड को मत मारो। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं रूरू यहाँ पे मत आना, ये लोग बहुत खतरनाक है, यहाँ से भाग जाओ। अटैक करते हुए गार्ड बोल रहा होता है कि जंगली लड़की कहाँ से आ गई, पता नहीं ये सारे के सारे जानवर अब जंगल से बाहर क्यों आ गए। अगर अभी लोग बाहर आए हैं ना तो हमें सबक सिखाएंगे, ताकि ये कभी न कभी भी ना हमारे टेरिटरी में आने की हिम्मत ना करे। तभी जी फैन गार्ड के पाँव को पकड़ते हुए उसे ट्विस्ट कर देता है। चिल्लाते हुए गार्ड बोल रहा होता है कमीने कहीं के, तुमने मेरा पाँव तोड़ दिया। जी फैन बोल रहा होता है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम बॉडी टेम्परिंग के पीक पे हो, और तुम यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक 13 साल की बच्ची पे अटैक कर रहे हो। एक इंसान ना कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता जो कि तुम यहाँ पे करने वाले थे। क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है जो कि तुम एक बच्ची पर अटैक कर रहे हो? चिल्लाते हुए गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, और वैसे भी लड़की ना कोई बच्ची नहीं है, ये सभी लोग ना जंगलों में रहते हैं और इनकी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है।
तुमने यहाँ पे मेरे को मारा है ना, देखो अब मेरे सारे लोग तुम्हें कैसे खत्म करते हैं। तभी जो यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स होते हैं वो जी-फैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। जी-फैन बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम ही घटिया हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारे जितने भी साथी है ना ये तुम्हारे बराबर के घटिया लोग हैं। फिर वहाँ पे अटैक करते हुए जी-फैन सभी लोग को हरा देता है। जी-फैन बोल रहा होता है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें सबक सिखाओगे, आखिर तुम्हें यहाँ पे अब क्या हो गया है, तुम्हें से कोई भी हमारे सामने खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। गार्ड बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पावरफुल कल्टीवेटर हो। वही हम देते हैं इन सब चीजों को एक टकला बंदा देख रहा होता है। टकला बंदा सोच रहा होता है कि ये बच्चा भी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इतना यंग होने के बावजूद भी ना ये बोन फौजी नीला में पहुंच चुका है। सच में इतने टैलेंटेड लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जी-फैन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ पूछ रहा हूँ ना इसका साफ साफ आंसर करो, आखिर यहाँ पे रोड पर खड़े इन सभी लोगों को तुम मार क्यों रहे थे। मुझे पता है ये सभी लोग काफी ज्यादा भोले हैं, तो इन लोगों ने कुछ भी गलत तो किया नहीं होगा। अगर तुम्हारा रीजन मुझे सही नहीं लगा ना तो मैं यहाँ पे पंच मारते हो तो सर फोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे अंकल यहाँ आते हुए बोल रहे होते लिटिल ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, आपको ना यहाँ पे इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग सिटी लॉर्ड के लोग हैं। हम लोग पर्सनली ना इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर ये लोग हम पे गुस्सा हो गए ना तो हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जी-फैन बोल रहा होता है अंकल क्यूटी मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको देख ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पाँव के अंदर चोट लगी हुई है। तभी वहाँ पे टकला बंदा बोल रहा होता है कि चाहे तुम यहाँ पे कितने क्वेश्चन क्यों ना कर लो ये लोग आंसर नहीं करने वाले, मैं बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। हम देखते ये बंदा होता है झू जैंग जो कि सिटी लॉर्ड के मैशनर गार्ड्स का चीफ है। झू हैंग बोल रहा होता है कि इन अंधों को ना चलना नहीं आता, पता नहीं कहां से ये कुत्ता आके हमारे यंग में से कैसे टकरा गया, जिसकी वजह से जो हमारे घोड़े थे वो इसके पाँव के ऊपर चढ़ गए और शायद से इस कुत्ते का ना पाँव भी टूट चुका है। लेकिन तुम्हें पता है इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी ना इस गधे ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। इस मैटर के ऊपर ये हमारे यंग में से आर्ग्यू करने आ गया। इसने सोचा कि अगर यहाँ पे भौंकेगा तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन शायद से यहाँ पे इन लोगों को नहीं बताता कि हम सिटी लॉर्ड के मैंशन से आए हैं और हम लोग को ऐसे प्रोवोक करना ना कितनी बड़ी गलती होती है। तभी मुंह फैमिली का बंदा बोलता ही कमीना झूठ बोल रहा है, हम लोग अपने साइड में बैठ के अपना सामान बेच रहे थे। तभी जो इनका कैरियर था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इनके जो घोड़े थे वो आके अंकल यान के पाँव पे चढ़ गए। हमारे जो अंकल यान थे वो अपनी जगह से हिले भी नहीं है। जब हम इनके पास में गए कि आखिर लोगों ने ये सब क्यों किया, बिना किसी बात के हमारे अंकल का पाँव क्यों तोड़ दिया, सिर्फ इतना पूछने पे ना इन लोगों ने हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं मूली चुप हो जाओ, यहाँ पे बातों को खींचने का ना कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे भले हम लोग की गलती हो या ना हो, हम लोग छोटे लोग हैं, इतने पावरफुल लोगों से ना हम आगे नहीं कर सकते। अपने घुटनों पे आते हुए अंकल क्यूटी बोल रहे होते यंग मिस हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता है कि यहाँ पे सारी गलती ना हमारी ही थी, लेकिन इसकी सजा मेरे भाई को मिल चुकी है, उसका पाँव ना ऑलरेडी टूट चुका है, तो आगे हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी करना सही नहीं रहेगा, प्लीज यंग मिस सिर्फ इस एक बार के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। जी-फैन सोच रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी लोग सिटी लॉर्ड के मैच से बिलोंग करते हैं। मुझे पहले लगता था कि जो मेरे वर्ल्ड के ऑफिशियल्स हैं वो काफी कमीने होते हैं और वो बिना किसी बात के ना हमेशा रोज झाड़ते रहते हैं, लेकिन लगता है ये चीज सच नहीं है। चाहे जो ऑफिशियल्स है वो किसी भी टाइम में क्यों ना हो, होते वो कमीने ही है और इन लोगों का कमीना होना ना काफी ज्यादा सेंसी बनाता है। इन लोगों को पता है कि इनके पास में काफी ज्यादा पावर है और जो नॉर्मल लोग हैं ना वो कभी भी इन लोगों से भिड़ेंगे नहीं। जैसे कि अभी जो अंकल क्यूटी है इनके भाई कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी के सामने ये झुक के माफी मांग रहे हैं। देखते हैं कि अब जो ऑफिशियल से करेंगे क्या। बाहर निकलते हुए यंग मिस बोल रही होती है कि ये बात तो सच है कि तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है और तुम लोग अपनी गलती के लिए ना पे भी करना होगा। जो हैंग एक काम करो, इन सभी लोगों को वार्निंग देके छोड़ दो, एक एक करके ना इन सभी का पाँव काट दो, जिससे कि लोग लाइफ में ये गलती ना कभी वापस ना कर पाए। हम देते ये लड़की होती है लेंजीनर जो कि सिटी लॉर्ड के मैंशन की एल्डेस्ट यंग लेडी है। अंकल मुयान बोल रहे होते हैं कि आखिर हम लोग के साथ में इतना कुछ कैसे कर सकते हैं, पहले इन लोगों ने बिना किसी बात के हमारा पाँव तोड़ दिया और अब ये बोल रहे कि ये लोग हमारा पाँव भी काटेंगे। लेंजीनर बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे तुम लोग के साथ में ना कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपने घर से खुशी खुशी ना मार्केट घूमने के लिए निकली थी, लेकिन तुम कीड़ों को देखने के बाद में मैं दिमाग खराब हो चुका है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मेरा मूड खराब किया है तो तुम इसे डिजर्व करते हो। जू हैंग आखिर तुम वेट क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो सबको काट दो। इन सभी लोगों को सही सलामत देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हुए जू हैंग बोल रहा होता है कि जैसा आपने कहा यंग मिस। अटैक करते हुए जू हैंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग ना जंगलों में रहते हो और तुम लोगों ने अपने जंगल से बाहर आके ना यंग मिस का दिमाग खराब किया है, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है तुम वो डिजर्व करते हो। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में जी-फैन आते हुए जू हैंग इस बार को रोक लेता है। जी-फैन की इतनी कमाल की पावर को देखते हुए जू हैंग भी काफी शौक रह गया होता है। पाम अटैक करते हुए जी-फैन बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम लोग ना बातों से नहीं मानने वाले, लेकिन तभी हम देखते हैं जू हैंग जी-फैन अटैक को डॉज कर लेता है
मूली बोल रहा होता है जी फैन क्या तुम ठीक हो? जी फैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, ये कीड़े ना मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोते हुए रूरू बोल रही होती है बदरजी अपना ख्याल रखना। लेंसियानर सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस बंदे के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है। ये जानने के बाद भी कि मैं यंग मिस हूँ, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले ना ये बंदा एक बार भी नहीं सोच रहा। आगे बढ़ते हुए जी फैन बोल रहा होता है टकले कहीं के, आज से तुम लोग को ना मैं सबक सिखा के रहूंगा। तभी जुएंग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी स्वॉर्ड को बीच में लेके आ जाता है, लेकिन जीफेंग के सिर्फ एक पंच के बाद ही उसका स्वॉर्ड टूट गया होता है। जूहैंग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो मेरी ये स्वॉर्ड है ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। आखिर इतने कमाल के ट्रेजर को इसने एक पंच में कैसे तोड़ दिया। लगता है कि मैंने यहाँ पे ना गलत बंदे से पंगा ले लिया है, मेरे मुकाबले ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। जीफेंग अटैक को ब्लॉक करते हुए जूहैंग बोल रहा होता है कि एक बात तो कहना पड़ेगा, तुम्हारे पास में कमाल की पावर है, लेकिन लड़के तुमने भी हमें प्रूव कर दिया कि तुम एक गांव की गवारी हो। तुम्हें पता है मेरा जो ये आर्मर है ना वो सिटी लॉर्ड ने दिया है, और तुम अपने पंच का यूज करते हुए ना इसे ना कभी नहीं तोड़ पाओगे। दूसरे हाथ से पंच मारते हुए जीफेन बोल रहा होता है कि मुझे इसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी बाकी बॉडी पार्ट के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। हम देख जीफेन के अटैक की वजह से जूहैंग बेहोश हो गया होता है। आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं चीफ क्या आप ठीक हो? वही खुश होते हुए एक बंदा बोल रहा होता है सच में ये फाइट देख के मजा आ गया। जो ये कमांडर जूहैंग है ना ये हमेशा काफी ज्यादा एरोगेंट रहता है और ये ऐसे बिहेव करता है कि इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आज यहाँ पे इस कमीने को हारते हुए देख के मजा ही आ गया। दूसरी लड़की बोल रही होती है अपनी आवाज से धीरे रखो, अगर यहाँ पे किसी ने भी तुम्हारी बात को सुन लिया ना तो तुम दिक्कतों में फंस सकते हो। जूहैंग बोल रहा होता है गार्ड्स सामने से हट जाओ, इस कमीने ने सभी के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी है, आज मैं यहाँ पे सभी के सामने ना इस कमीने को मार के रहूंगा, वरना मेरी इस खोई हुई रेपुटेशन को मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तभी जूहैंग आगे बढ़ते हुए जीफेन में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वही जब जीफेन होता है वो काफी इजीली उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जीफेन बोल रहा होता है यहाँ पे किसी चीज को तो यूज कर रहा है, इसकी जो ये एनर्जी है ना ये काफी अचानक से बढ़ी है। जूहैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था कि तुम एक गाँव के गवार हो, भले तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छी स्किल है, लेकिन मार्शल आर्ट के बारे में पिल्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रखा था, मैं यहाँ पे एक ब्लड रीलम का कल्टीवेटर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि बोन फोर्जी रीलम पे होते हुए तुम मुझे हरा सकते हो? हम लोगों में कल्टीवेशन का ना एक बहुत ही बड़ा गैप है। जीफेन बोल रहा होता है हाँ तुम तो 2 रीलम हायर हो, लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले खाली टकले के अंदर कितनी एनर्जी क्यों ना भर दो, वो टकला ना उस एनर्जी को यूज करना नहीं जानता, और तुम तो यहाँ पे कहीं से भी ना पावरफुल कहने के लायक नहीं हो, तुम काफी ज्यादा वीक हो। ये बोलते हुए झुकेंगे काफी खतरनाक पंच मार देता है। चिल्लाते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं चीफ आप ठीक तो हो ना? वही वहाँ पे जीफेंग के कमाल की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। खून खांसते हुए जूहैंग बोल रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट के बारे में इस बंदे को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जो ये बंदा है ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वही जीफेंग को पकड़ते हुए रूरू बोल रही होती है ब्रदरी क्या आप ठीक हो? जीफेंग बोल रहा होता है रूरू बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक कि तुम्हारे ब्रदर यहाँ पे खड़े हैं ना तुम लोग कोई टच नहीं कर सकता। जीफेंग सोच रहा होता है कि लगातार अर्थ पे जाने आने की वजह से मेरी जो ये बॉडी है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डिवाइन बॉडी को अचीव कर लिया है। इसी वजह से कम कल्टीवेशन होने के बावजूद जो मेरी पावर है ये काफी कमाल की हो गई है, और यहाँ पे किसी फाइट करने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। यंग मिस बोल रही होती है ये जूहैंग एक अच्छा निकला, गार्ड फटाफट से मैं मैंशन जाओ और हमारे सोल्जर्स को बुला के लेके आओ, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना हम इन सभी को अरेस्ट करेंगे। वैसे भी हमारे डंजन के बीच काफी ज्यादा भूखे होंगे, उन लोगों को काफी ज्यादा खाना नहीं मिला, अभी उनका खाना बनेंगे। अंकल क्यूटी बोल रहे होते हैं जू फैन जल्दी यहाँ पे सोल्जर आ जाएंगे और उसके बाद में ना हम सभी बहुत बड़ी दिक्कतें फंस जाएंगे। यंग मिस बोल रही है कि वो हम सभी लोगों को डंजन में फिकवाएंगी, पर मैंने सुना है कि आज से जितने भी लोग सिटी लॉर्ड के डंजन में गए हैं उनमें से कोई भी ना जिंदा वापस नहीं आया। तभी वहाँ पे नालन आती है। नालन बोल रही होती है कि लगता है कि मैं जीनर के पास में ना काफी अथॉरिटी आ चुकी है और वो यहाँ पे जो भी कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकती है। शौक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे कौन आ गया। नालन बोल रही होती है कि बिना किसी बात के आम लोग को परेशान करना, और जब तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हो जाए तो उनको सभी के सामने अपने ऑफिशियल पावर का यूज करते हुए मरवा देना। लगता है कि इस यान डायनेस्टी की ओनरशिप ना चेंज हो चुकी है, अब इसे हमारे एम्परर नहीं बल्कि लैंड फैमिली कंट्रोल करती है, तभी तो वो यहाँ पे जो भी कुछ चाहे वो कुछ कर पा रहे हैं। जीनर बोल रही होती है कि पवीना की मालकिन नालन आखिर आपके यहाँ पे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। नालन बोल रही होती है अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे आम लोग को परेशान करते हुए आपको मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही ना आपकी गलती है, अब प्लीज आप यहाँ पे ये मत कहना कि मैं झूठ कह रही हूँ। वैसे यंग मास्टर जी फैन आज से मुझे काफी अच्छा लगा। जी फैन बोल रहा होता है मिस नालन आपको यहाँ पे तब लौटने की कोई जरूरत नहीं है,
रूरू बोल रही होती है क्या ये लोग तुझे जानते हैं? आखिर जो हमारे बिग ब्रदर है वो इतने पावरफुल है, कैसे जानते हैं? जीनर बोल रही होती कि वैसे मैंने आपसे सुना था ना, जो हमारे मिस नालन है वो एक बहुत ही प्राउड इंसान है और उनका उठना बैठना बहुत ही बड़े लोगों के साथ में है। पर आज यहाँ पे ये देख के क्या भिखारियों को ग्रीट करती हो? मेरी तो आंखें ही खुल गई है। नालन बोल रही होती है मिस जीनर, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आप यहाँ पे सारे आम लोगों को बहुत ही गंदे वर्ड्स का यूज करते पुकार रही हो। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे हमारी कंट्री के आम लोगों को ना रॉयल फैमिली के खिलाफ भड़का रही हो। और अगर मैं इस चीज के बारे में रॉयल फैमिली रिपोर्ट कर दूं कि आप यहाँ पे आम लोग के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव करती हो और अपनी ऑफिशियल पावर का ना बेहद ही गलत यूज करती हो, तो फिर आपको क्या लगता है जो रॉयल फैमिली है वो आपके साथ में क्या करेगी? जीनर बोल रही होती है पवेलियन मास्टर, क्या तुम यहाँ पे मुझे धमकी देने का ट्राई कर रही हो? नालन बोल रही होती है कि अगर अथॉरिटी की बात करे तो मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर यहाँ पे तुम्हें मेरी बातें धमकी लग रही है ना तो धमकी समझ लो। अगर यहाँ पे खड़े किसी भी इंसान को तुमने हाथ लगाया ना तो फिर मैं विश्वास करो तुम्हारी फैमिली और हमारे फैमिली के बीच एक वॉर होगी और वादा करती हूँ कि इस वॉर के अंदर ना कोई एक ही बचेगा। और यंग मिस जीनर तुम्हें पक्का से पता होगा कि आखिर जो यहाँ पे ज्यादा पावर्स है वो किनके पास में है। मिस नालन सोच रही होती है कि ट्रेजर पवेलियन एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों की पूरी कंट्री के अंदर ना हर एक जगह ब्रांच है, पूरी कंट्री के अंदर काम करके इन लोग रॉयल फैमिली काफी टैक्स देते हैं। इसी वजह से अगर हमारे बीच में फाइट हुई तो रॉयल फैमिली है वो इन लोगों को सपोर्ट करेगी। ऊपर से इन लोगों के पास में ना काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स है, इस लड़की को ना मैं प्रोवोक नहीं कर सकती। जीनर बोल रही होती है पवेलियन मास्टर, वैसे भी इन लोगों ने ना मेरा कुछ खास नहीं बिगाड़ा था, तो अगर ऐसे में आप इनको प्रोटेक्ट कर रही हो तो मैं इन लोगों को जाने देती हूँ। याद रखना इन लोगों को छोड़ के ना मैं आप एक फेवर कर रही हूँ। चलो मेरे गार्ड्स हम लोग वापस चलना चाहिए, वैसे भी कुछ बेकार लोगों ने हमारा दिन खराब कर दिया। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग बच गए, वरना तो हमें लगा था कि आज हम लोग मारे जाएंगे। जीफैन बोल रहा होता है पवेलियन मास्टर नालन आपका शुक्रिया, आपने सच में मेरी काफी ज्यादा बड़ी हेल्प करी है। नालन बोल रही होती है अगर मैं सच कहूँ ना तो आपकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, तो ऐसे में मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो कुछ खास नहीं है। मूव फैमिली के लोगों आप सभी लोग काफी छोटे आ रखी है ना, मैं डॉक्टर को बुलवा दिया है वो आपका इलाज कर देंगे। आप लोग मेरी मेड को फॉलो करिए, ये आपको डॉक्टर के पास में लेके चली जाएगी। रूरू बोल रही होती वैसे बदर जीफैन आपने मुझे बताया नहीं, आखिर जो ब्यूटीफुल सिस्टर है जिन्होंने हम सभी लोग को बचाया, आप इन लोग कैसे जानते हो? आखिर आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जीफैन बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ तो हम लाइफ में एक ही बार मिले हैं और तुम ऐसा कह सकती हो कि इस लड़की के ऊपर मेरे कुछ पैसे उधार है। शौक होते हुए रूरू बोल रही होती है क्या इन सिस्टर ने आपसे पैसे ले रखे हैं? आगे हम देखते हैं जो नालन होती है वो ईफैन के पास में आ गई होती है। नालन बोल रही होती है यंग मास्टर मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन आप तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए बोन फौजी में पहुंच चुके हो। आपको पता है हमारी लुइन सिटी की हिस्ट्री के अंदर इतनी कम एज में ना कोई भी लेवल पे नहीं पहुंचा। अगर हमारी सिटी के हिसाब से बात किया जाए तो आप एक जीनियस हो। ईफैन बोल रहा होता है मिस नालन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं वहाँ पे सभी लोगों को हरा सकता था, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं था कि मैं सभी लोगों को बचा लूंगा। अगर आप वहाँ पे नहीं आई होती ना तो पक्का से कुछ लोग तो मारे जाते। नालन बोल रही होती है वैसे यंग मास्टर मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। देखिए आपके पास में ना बेहद ही कमाल के डिवाइन हर्ब्स हैं जो कि नॉर्मली किसी के पास ही मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो करती है कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही कमाल का होगा, लेकिन फिर भी आप लुइन सिटी जैसी छोटी सिटी में रुके हुए हो और कुछ गांव के बंदों के साथ में टाइम पास कर रहे हो। मेरे लिए ये चीजें ना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। जीफैन बोल रहा होता है मिस नालन मुझे ना आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर चीज बतानी थी, अगर ऐसी कोई बात है मेरे बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए तो मैं खुद बता दूंगा। अगर आप खुद से मेरे बारे में कुछ भी जानने का ट्राई करोगी ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये ना आपके ऊपर है, भले ही आप चाहो तो इसे एडवाइस मान लो या फिर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे ना तो इसे धमकी मान लेना। नालन सोच रही होती मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर इतना गुस्सा कर जाएंगे, लगता है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में ना किसी को भी पता चले। जीफैन बोल रहा होता है वैसे मिस नालन आपको तो याद ही होगा ना कि अभी हमारे बीच में 31 लाख गोल्ड कॉइन का उधार बचा हुआ है। आपने कहा था कि उस पैसे को ना आप हफ्ते भर में इकट्ठा कर लोगी, अब पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, क्या के पास में पैसे अभी तक नहीं आए? नालन बोल रही होती यंग मास्टर हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ना हम लोग के पास में पैसे आ जाएंगे। वैसे यंग मास्टर आपको पता है हमारे पास में ना बहुत ही कमाल का सामान आया है, अगर आप चाहो तो पैसों के बदले में ना उन्हें ले सकते हो, और अगर आपको कुछ नहीं भी लेना ना तो भी कोई बात नहीं, अगर बस आप उनके पास देख भी लोगे ना तो हमारे लिए काफी हो जाएगा। जीफैन बोल रहा होता है अगर तुम इतना बोल ही रही हो चलो देख लेते हैं। जीफैन सोच रहा होता है कि वैसे उस कमांडर के पास में ना बेहद ही कमाल की मार्शल टेक्निक्स थी, जब मैं उसे फाइट करा था ना तो मेरे पास कोई टेक्निक्स नहीं थी, इसी वजह से स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी ना मुझे उसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। अगर मुझे यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है तो वो है मार्शल आर्ट। जीफैन बोल रहा होता है मिस नालन क्या आपके पास मार्शल आर्ट टेक्निक्स है क्या?
आगे जो नालन होती है वो जी फैन को मास्टर टेक्निक के पास में लेके आ गई होती है। नालन बोल रही होती है कि ये सारी वही टेक्निक्स हैं जो कि हमें जस्ट मिली हैं। वैसे तो इन टेक्निक्स की हम लोग बिडिंग करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। हमारे पास में यहाँ पे एक टेक्निक है जिसका की नाम है माउंटेन मिडिल फिंगर टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर अपने मिडिल फिंगर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हो और इसका यूज करते हुए ना आप पहाड़ तक को तोड़ सकते हो। और हमारे पास में ना एक फ्लावर हैंड टेक्निक भी है जिसका यूज करते हुए ना आप काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो। जी फैन बोल रहा होता है कि जो आपके टेक्निक्स हैं ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है क्या? आखिर किसी टेक्निक के नाम के अंदर मिडिल फिंगर कैसे आ सकता है? ये तो एक बहुत ही ऑफेंसिव नाम हो जाता है। नालन बोल रही होती है कि अब जबकि आपको यहाँ पे कोई टेक्निक पसंद ही नहीं आ रही तो हमारे पास पे ना एक आखिरी टेक्निक बचती है। इस टेक्निक का नाम है द शैडो फिस्ट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास में प्रेजेंट ना ये सबसे महंगी स्किल है। ये येलो रैंक की ना पी की मार्शल आर्ट है। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि जिस भी चीज के नाम पे शैडो लगता है वो चीज काफी ज्यादा कमाल की होती है। जी फैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, चाहे वो शैडो मास्टर हो, शैडो मोनार्क हो या फिर शैडो एक्सप्लेनर, सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के हैं। अगर इस टेक्निक के नाम के पे शैडो है ना तो मैं तो भरोसा कर सकता हूँ। हॉल में आते हुए नालन बोल रही होती है यंग मास्टर ई फैन, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है। नॉर्मली अगर कोई बंदा कल्टिवेशन स्टार्ट करता है ना तो बहुत ही लो ग्रेड की टेक्निक से स्टार्ट करता है, लेकिन आप तो यहाँ पे स्टार्ट ही काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से कर रहे हो। देखिए भले आप कितने पावरफुल जीनियस क्यों ना हो, इस टेक्निक को स्टार्ट करने में ना आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। आपने यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए ना एक लंबे रास्ते को चुन लिया है। तभी वहाँ पे ईफैन गले लगाते हुए रूरू बोल रही होती है ब्रदर ईफैन फाइनली आप वापस आ गए। ईफैन बोल रहा होता है रूरू तुम यहाँ वेट क्यों कर रही थी? बाकी सभी लोग की तरह तुम भी तो रेस्ट कर सकती थी ना। जो हमारी सिस्टर नालन है उन्होंने सभी के लिए कमरे तैयार करवा दिए थे तो तुम गई क्यों नहीं? रूरू बोल रही होती अगर मैं सही कहूँ ना तो मैं आपको लेके काफी डर गई थी, इसी वजह से मैं बाहर ना आपको देखने के लिए आई थी। नालन बोल रही होती यंग मास्टर ईफैन एक बात तो कहना पड़ेगा, जो ये बची है ना रूरू या वो काफी पसंद करती है। अगर कोई आप लोग के बारे में नहीं जानता ना तो उसे देख के यही लगेगा कि आप दोनों सच में भाई बहन हो। ईफैन बोल रहा होता है कि आप ऐसा ही कह सकते हो कि मेरी बहन है। वैसे रूरू मैं तुम्हारे लेके आया था, तुम्हें अभी बेकार कपड़े पहनने की ना और जरूरत नहीं है, तुम ये पहनो। खुश होते हुए रूरू बोल रही होती सच में ब्रदर क्या आप मेरे लेके आए थे? नालन बोल रही होती है हाँ सिस्टर रूरू, यंग मास्टर ईफैन है ना ये खासा तुम्हारे लिए खरीदा है और तुम यहाँ पे देख ही सकती हो कि लड़के के कपड़े हैं, ये वो थोड़ी पहनेंगे। ईफैन बोल रहा होता है रूरू तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ना तुम्हारी फैमिली सेफ है। तो अभी वहाँ पे मूली आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर फटाफट चलिए, सेकंड अंकल की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे हम देखते हैं सेकंड अंकल के पास में आ गए होते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि इनका पाँव काफी डैमेज हो चुका है, घोड़े के इनके पाँव के पास चढ़ने की वजह से जो इनकी हड्डी थी वो चूर चूर हो चुकी है और नॉर्मल मेडिसिन का यूज करते हुए इन्हें ठीक करना पॉसिबल नहीं है। नालन बोल रही होती है डॉक्टर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका यूज करते हुए इनको ठीक किया जा सके? रोते हुए रूरू बोल रही होती है जो मेरे सेकंड अंकल है ना वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, आखिर यहाँ पे उनके साथ में सब कुछ कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि हाँ एक तरीका तो है, अगर हम लोग यहाँ पे हड्डियों को मजबूत करने वाली कुछ मेडिसिन लेके आ पाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जितनी मेडिसिन हड्डियों को मजबूत करती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है और इतने कम वक्त के अंदर उनको यहाँ पे लेके आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हमारे पास में रास्ता होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्रेजर पवेलियन के पास में भी ना वो मेडिसिन नहीं होगी। ईफैन बोल रहा होता है कि जिस मेडिसिन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना सच में वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन रेयर उन लोगों के लिए है जिनके पास में नहीं है। जब तक यहाँ पे यंग मास्टर ईफैन खड़े हैं ना वो अंकल को बचा के रहेंगे। आप लोग बस यहाँ पे आधा घंटा वेट करो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। सीन चल होता है हमें अर्थ के एक मेडिसिन शॉप का सीन दिखाया जाता है। सेल्स बॉय बोल रहा होता है कि रात के 11 बज चुके हैं, फाइनली जो हमारी आज की शिफ्ट थी वो खत्म हो गई, मैं तो अब काफी थक चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो अभी जो हमारा ईफैन होता है वो गेट पे आ गया होता है और उसने बंद होते हुए ऑटोमेटिक डोर को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। घबराते हुए सेल्स बॉय बोल रहा होता है कि चोर कहाँ से आ गया। हंसते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें दुकान ना बंद नहीं कर सकते, थोड़ी देर तो तुमको इसको ना खोल के रखना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सेकंड अंकल के कमरे के अंदर सभी लोग काफी टेंस खड़े होते हैं। रूरू सोच रही होती है कि ब्रदर ने जाने से पहले कहा था कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन वो गए हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है, यहाँ तक कि अब तो रात भी हो गई। आखिर जो हमारे ब्रदर ईफैन है वो आए क्यों नहीं? तो अभी वहाँ पे आते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि मैं वापस आ गया। डॉक्टर का है आपने कहा था आपको जैसी मेडिसिन चाहिए जो कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हो, तो इसी वजह से अपने नॉलेज के हिसाब से मैं इनको लेके आ चुका हूँ। क्या जो इतनी मेडिसिन है वो काफी रहेंगी क्या? शौक होते हुए डॉक्टर का बोल रहे होते हैं कि आप तो यहाँ बहुत सारी मेडिसिन लेके आ चुके हो, अगर आप इतनी सारी की जगह इनमें से कोई एक भी लेके आए होते ना तो भी काम हो गया होता। इतने में तो मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि पक्का ठीक हो जाएंगे। ईफैन बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। डॉक्टर का सोच रहे होते हैं कि लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है,
जब मैं इतना कमाल की मेडिसिन को एक साथ में एक बार में देख रहा हूँ, आखिर जो यंग मास्टर है ये है कौन जिनके पास में इतने मेडिसिनल हर्ब्स है। रूरू बोल रही होती है, ब्रदर ईफैन आपके हाथों क्या हुआ है? आप जब यहाँ से गए थे ना तब ये ठीक था, लेकिन अभी काफी लाल दिख रहा है। ईफैन बोल रहा होता है, मत पूछो, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब ईफैन ने गेट को पकड़ा होता है, तब ईफैन बोल रहा होता है कि मुझे हर्बल मेडिसिन चाहिए जो कि पाव को ठीक करती हो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इसे खरीदने के लिए आया हूँ। तभी सेल्स बॉय बोलता है, सर आप हाथ डालो क्योंकि ये डोर ना ऑटोमेटिक डोर है और ये जल्दी क्लोज हो जाएगा। तभी जो वहाँ पे ईफैन का हाथ होता है वो गेट में दब जाता है। ईफैन बोल रहा होता है कि अर्थ पे जाने के बाद में मैं ये भूल ही गया था कि वहाँ पे मेरे पास में ना कोई भी खास पावर नहीं है। मैं अपने कल्टीवेटर वाली स्ट्रेंथ को ना गेट पे यूज कर रहा था, लेकिन तभी मुझे चोट लग गई और मुझे याद आ गया कि ये हमारा अर्थ है, एंशिएंट वर्ल्ड नहीं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रूरू बोल रही होती है, सेकंड अंकल मैंने आपको कहा था आप रेस्ट करो, आखिर आप बार बार यहाँ पे क्यों आते हो? सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरी बॉडी के बारे में सही से पता है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरे लेग है ना ये पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और रूरू तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने बताया नहीं आखिर जो ब्रदर ईफैन है वो कहाँ पर है? रूरू बोल रही होती है कि जो ब्रदर ईफैन है ना वो हंटिंग करने के लिए बाहर गए हैं और उसके आगे ना उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपको तो ब्रदर ईफैन के बारे में पता ही है ना, वो अपनी चीजों के बारे में किसी को नहीं बताते। वहीं जंगल में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े पाइथन ने ईफैन के ऊपर अटैक कर रखा होता है। ईफैन बोल रहा होता है कि वक्त आ चुका है चेक करने का कि आखिर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कितनी बड़ी है। ये बोलते हुए पाइथन के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन वक्त रहते हुए पाइथन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर जो पाइथन होता है फिर से ईफैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ईफैन बोल रहा होता है कि इस बेवकूफ को अभी भी लग रहा है कि इसने अटैक को डॉज कर लिया है, पर इसे नहीं पता कि मेरा शैडो स्ट्राइक इसे अंदर तक खत्म कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो पूरा पाइथन टुकड़ों में बट गया होता है और उसका जो कोर होता है वो हमें ईफैन के हाथों में आ गया होता है। ईफैन बोल रहा होता है कि शैडो स्ट्राइक टेक्निक सच में काफी कमाल की थी, इसने मेरी स्ट्रेंथ को ना 10 गुना बढ़ा दिया है। पाइथन ने कोर को रखते हुए ईफैन बोल रहा होता है, फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। मिस नालिन ने मुझसे कहा था कि शैडो फिश टेक्निक एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और इसे यहाँ पे सीखना स्टार्ट करने में भी ना मेरे को 3 महीने लग जाएंगे, पर उनको नहीं पता मेरे पास में यहाँ पे काफी कमाल का चीट कोड है। मैं अपनी इस टेक्निक को लेके अर्थ पे चला गया और अर्थ पे जाने के बाद ये मुश्किल टेक्निक काफी ज्यादा आसान हो गई। अगर मैं सच कहूँ ना तो इतनी आसान हो चुकी थी कि एक 5 साल का बच्चा भी ना इसे काफी अच्छी समझ लेता। जब मैं वापस आया तो मैं अर्थ के तरीके से प्रैक्टिस किया और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही मैंने इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। अगर मैं इस स्ट्रेंथ को मिसाल नहीं देखेंगे तो काफी शॉक हो जाएंगे। जो टेक्निक मुझे स्टार्ट करने में 3 महीने लग रहे थे वो 1 दिन में कम्प्लीट हो गई और जो मेरी कल्टीवेशन भी है ना वो भी नई के पीक पे आ चुकी है। पर जल्दी जल्दी पावरफुल बनने के लिए ना मुझे यहाँ पे बहुत कुछ गंवाना पड़ा, जैसे कि अपने अर्थ का टेस्टी खाना। मुझे पावर को गेन करने के लिए इन बेकार बीज के ऑर्गन खाने पड़ रहे हैं और इसका टेस्ट ना कि टॉनिक से ज्यादा बेकार होता है। अगर पावर की बात ना होती तो मैं इसे कभी नहीं टेस्ट करता। पावर के चक्कर में आखिर मैंने क्या क्या नहीं खा लिया। वैसे आज ही मैंने यहाँ पे बहुत सारा खाना जमा कर लिया है, जो पूरा विलेज है ना वो इतना पार्टी कर सकता है। और वैसे भी सेकंड अंकल के लिए ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है, अगर वो ये खाते हैं तो उनके पाँव काफी जल्दी हील करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ईफैन के ऊपर किसी पीछे से अटैक कर दिया होता है। अटैक को डॉज करते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि कौन है यहाँ पर। अब जबकि तुम्हारा स्नीक अटैक फेल हो चुका है तो सामने आ जाओ। वैसे भी यहाँ पर छुपने का ना कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पे पेड़ों में छुपे हुए असैसिन्स बाहर आते हैं। असैसिन्स बोल रहे होते हैं कि हमें बिलीव नहीं हो रहा, हम यहाँ पे छुपे हुए थे, ये बात तुम्हें पता चल गई। लगता है कि तुम्हारा जो सेंसेस है ना वो काफी तेज है, लेकिन ये जानने के बावजूद कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं तुम भागे नहीं। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें होशियार बोले या फिर बेवकूफ, क्योंकि अब तुम लोगों को ना हम नहीं छोड़ने वाले। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम लोगों को देख के क्यों लग रहा है कि तुम असैसिन नहीं हो, बल्कि तुम उसी दिन वाले गार्ड्स हो जो कि रूप बदल के यहाँ पर आए हो और उस कुतिया जीजन ने ना तुम लोग को यहाँ पे भेजा है। असैसिन्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग कौन है कौन नहीं, इस चीज की टेंशन तुम मत लो, तुम्हारी जान लेने के लिए हमें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो इसी वजह से आज ना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर वो सारे बंदे आगे बढ़ते ईफैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक से बचते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि ये बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है और तुम सभी लोग को यहाँ पे हायर करने में ना तुम्हारे मालिक ने पैसे बहुत ज्यादा खर्च किए होंगे, लेकिन अफसोस तुम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो अगर मुझे यहाँ पे लेट हो गया तो रूरू काफी गुस्सा करेगी, इसी तो तुम्हारे साथ खेलने में ना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फटाफट से मेरे पंचेस खाओ और खत्म हो जाओ। ये बोलते हुए ज़ीफैन उन सभी लोगों को हरा देता है। असैसिन बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ मास्टर टेक्निक का यूज कर रहे हो, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमें यहाँ पे जिन लोगों ने काम दिया है ना उन लोगों ने क्लियरली बताया था कि तुम एक बोन फौजी में कल्टीवेटर हो जिसके पास में कोई मार्शल टेक्निक नहीं है। इसी वजह से हम सभी लोग को लगा था कि तुम्हारा ना काफी आसान होगा, क्योंकि भले तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो लेकिन तुम पावरफुल नहीं हो। ईफैन बोल रहा होता है तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत दी गई थी। असैसिन सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास में ना बहुत ज्यादा पावर है
अगर इसके पंच खाने के बाद में भी हम जिंदा खड़े हैं तो ये बंदा यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है ना कि इसने हमें जिंदा छोड़ दिया है, वरना इसके इतने पंचेस के अंदर हम सभी लोग मारे गए होते। पर आखिर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ये इतना अच्छा कंट्रोल कैसे कर सकता है? जो बहुत ही पावरफुल मास्टर होते हैं ना वो भी अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर यहाँ पे इस बंदे को ना काफी ज्यादा बारीकी से पता है कि कितनी पावर लगाने पे ना हम सिर्फ घायल होंगे, मरेंगे नहीं। असैसिन के ऊपर पावर रखते हुए ईफैन बोल रहा होता है फटाफट से बताओ कि तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने का काम किसने दिया है। अगर तुमने बता दिया कि वो बंदा कौन है तो फिर तुम्हारी जान को ना मैं बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे बताने में देर करी तो शायद से मेरा मूड चेंज हो जाएगा। असैसिन बोल रहा होता है कि जो हमारा असैसिन सेक्ट है ये पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे को पता है कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। अगर तुम्हें भी हमको मारना है ना तो मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जानना कि हम लोग किसने भेजा है ये तो हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। ईफैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, चाहे मैं तुम्हें कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर लूं तुम्हारा मुंह नहीं खोलोगे। ठीक है फिर तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वैसे एक सेकंड रुको, मेरे पास में एक काम की चीज है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे पैसे पे करूँ तो क्या तुम मुझे उस बंदे की इन्फॉर्मेशन बेच दोगे? असैसिन बोल रहा होता है कि हम असैसिन से भिखारी नहीं, पैसे के लिए ना हम नहीं चेंज होते। तभी अपना कॉइन दिखाते हुए ईफैन बोल रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पे इतना देने के लिए तैयार हूँ। असैसिन बोल रहा होता है बॉस आपको जो भी पूछा पूछ सकते हो, इतने पैसे के बदले में तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईफैन बोल रहा होता है ठीक है तुम बताओ कि अब तुम यहाँ पे मेरे लिए क्या करने वाले हो। असैसिन बोल रहा होता है लॉर्ड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम ये गारंटी करते हैं कि आज के बाद जो हमारा सेक्ट है वो आपके खिलाफ ना कभी असैसिन नहीं भेजेगा। लुयन सिटी के अंदर आपके ऊपर ये हुआ आखिरी असैसिनेशन अटैक था। और रही बात हमारे एम्प्लॉयर की ना तो बस आप इस एक बार के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। जैसा कि आपने कहा है कि हमें उसके ऊपर अटैक करना है, अब हम उसके ऊपर ना बेहद ही खतरनाक अटैक करने वाले हैं। अब हमारी मुलाकात ना मिशन कंप्लीट होने पे होगी। ईफैन बोल रहा होता है ये अच्छी बात है, जाओ फटाफट से अपना काम करके आओ। ईफैन सोच रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने ना मुझे मारने का ट्राई किया है और अब तुम्हें ना काफी अच्छे से फील होगा कि जब असैसिन अटैक करते तो कैसा फील होता है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मार्शल आर्ट टेक्निक काफी कमाल की होती है। लगता है कि मैं ट्रेजर पवेलियन से ना और टेक्निक खरीदनी पड़ेगी, ये मेरी स्ट्रेंथ को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा रही है। अगर एक बार मैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रीलम पे आ गया तो फिर पूरी लुइन सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मैं कुछ भी बिगाड़ सके। और उसके बाद सिटी लॉर्ड के मैंशन में घुस के उस कमीने को अपने हाथों से पीटूंगा क्योंकि उसने अपने बच्चों को ना बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं दिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए जीनर बोल रही होती है जो नालन है ना वो एक बहुत बड़ी कुतिया है, वो यहाँ पे सभी लोग के सामने ना मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी। और बेकार बात तो ये है ना कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई। डैड ने क्लियरली बोल रखा कि ट्रेजर पवेलियन वालों से हम लोग पंगा नहीं ले सकते, इसी वजह से वो कमीनी यहाँ पे बच गई। युनकाई बोल रहा होता है जीनर तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें उस नालन को ना मुँह लगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इन मर्चेंट्स की खुद की डिग्निटी नहीं होती, अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ऐसे इंसान में गुस्सा होना इतना अपना टाइम वेस्ट करना है। देखो मैं ना तुम्हारे लिए यहाँ पे एक गोल्ड की हेयर पिन ली थी, इस हेयर पिन के लिए ना मुझे काफी लंबी बिडिंग करनी पड़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पूरा आधा घंटा तक खड़ा रहा और मैं इसको जीत लिया। तुम्हें पता अगर तुम इसको पहनोगी तो इस पिन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जीनर बोल रही होती है तुम ये तो सही कह रहे हो, मैं चाहे कितनी महंगी चीज क्यों ना पहन लूं, मेरे उसे पहनने के बाद उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। तभी शौक होते हुए जीनर बोल रही होती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर जो ये फैन है ये जिंदा कैसे हो सकता है। थप्पड़ मारते हुए जीनर बोल रही होती है कमीना युनकाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझसे झूठ कहा, तू बोला था कि वो कमीना ईफैन कल रात को मार जा चुका है और तूने उसकी डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा है, तो अब जो मेरे सामने से गुजरा क्या वो उसका भूत था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। रोते हुए युनकाई बोल रहा होता है कि ये बात तो सच है कि मैंने उसकी बॉडी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने अपने सिटी के ना सबसे पावरफुल असैसिन को भेजा था उसको मारने के लिए, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो अपने काम करने में फेल हो जाए। जीनर बोल रही होती है कि तू एक कचरा है और तुझसे कुछ भी एक्सेप्ट करना ना मेरी ही बेवकूफी थी, मैं जा रही हूँ अंदर उस कमीने से डील करने के लिए। आगे हमें ट्रेजर पवेलियन के ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। नालन बोल रही होती है अच्छा तो यंग मास्टर आप यहाँ पे टेक्निक खरीदने के लिए आए हो, वैसे कुछ दिनों पहले ही तो आपने शैडो फिस्ट खरीदी थी, क्या आपको फिर से यहाँ पे नई स्किल की जरूरत पड़ गई। ईफैन बोल रहा होता है देखो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कई टेक्निक खरीद रहा हूँ, एक मर्चेंट के तौर पे तुम्हारा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो बिना कोई भी सवाल जवाब किए मुझे चुपचाप ये बेच दो। और लगता है कि मेरी लास्ट टाइम बोली हुई बात को ना तुम भूल रही हो। नालन बोल रही होती यंग मास्टर माफ करिएगा, मैं आपकी बताई हुई चीजों के बारे में तो आप भूल गई थी, वैसे आपको पता है आप काफी अच्छे दिन यहाँ पर आए हो, मेरे पास में ना एक बेहद ही कमाल की हीरो रैंक की टेक्निक आ रखी है, इस टेक्निक का नाम है फ्लोटिंग स्टेप्स और ये आपकी मूवमेंट को ना काफी तेजी से बढ़ा देगी। जी फैन बोल रहा होता है मिस नालन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ऑप्शन करना बंद कर दो, हर एक टेक्निक को लाके ना मुझे ही बेच दो, वैसे भी सिटी के अंदर किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे बड़ी बिट कर दे। तो अभी यहाँ पे जीनर आते हुए बोल रही होती है कि लगता है कि इन गाँव के फकीरों के पास में ज्यादा कैश आ गया है, मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये कितनी फालतू बातें कर रहा है ना,
मिस नालैन, आज मैं जो भी कुछ खरीदने वाला है ना, वो आप इसको ना बेच के मुझे बेचेंगी, और ये आपको आपके प्रोडक्ट की जितनी प्राइस देगा ना, उसका 3 गुना अमाउंट मैं दूंगा। जीफन बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? देखो आगे चल के ना अपने बात से पीछे मत हटना। अब इसका ये क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।